हेलो एवरीवन। आज 30 जून 2023 को वी हैव 5 इम्पोर्टेंट न्यूज। एक तो हमारा हो गया पॉलिटी से यूनिफॉर्म सिविल कोड का। सेकंड हो गया हमारा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में पीएम प्रणाम स्कीम। एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव में इंडियाज रैंकिंग इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव में लिथियम आयन बैटरी वी विल लर्न, हम लोग पढ़ेंगे लिथियम आयन बैटरी कैसे काम करती है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में एक सिंपल टॉपिक है ग्रीडफ्लेशन, ये पढ़ेंगे हम लोग आज के न्यूज में। अब फर्स्ट हम लोग जाते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पे। नाउ व्हाट इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? फर्स्ट, एनर्जी ट्रांजिशन क्या है? तो एनर्जी ट्रांजिशन इज कोई भी कंट्री अपना जो एनर्जी को प्रोडक्शन करती है उसको फ्रॉम कार्बन बेस्ड टू रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड में जो ट्रांजिशन होता है उसके रेस्पेक्ट में एक इंडेक्स बनाया गया है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इंडेक्स को बनाती है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? 67th प्लेस है ग्लोबली। और ओनली मेजर इकोनॉमी है जो इसमें कंटिन्यूअसली मोमेंटम और एक्सिलरेटिंग है कि कंटिन्यूअसली इसमें इंडिया काम कर रहा है। इस लिस्ट में टॉप स्वीडन है, फॉलोड बाय डेनमार्क उसी के बगल में, उसके बाद नॉर्वे वो भी बगल में, फिनलैंड ये भी नेबर, स्विट्जरलैंड, ये सारे नेबर्स कंट्रीज। और इन टर्म्स ऑफ फ्रांस हो गया 7। इन टर्म्स ऑफ G20 कंट्रीज में जो टॉप 10 में है वो सिर्फ फ्रांस है। फॉलोड बाय फ्रांस के बाद क्या है? जर्मनी 11 पोजीशन पे, यूएस 12 पे और यूके 13 पे। अब इंडिया में ये क्यों हो रहा है या इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव क्यों हो रही है? बिकॉज यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबको इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सेस है वो पूरा मिल रहा है थ्रू, आपको पता होगा कि कुछ सम स्कीम्स है जैसे उजाला स्कीम हो गया। उसके बाद फिर रिप्लेसिंग सॉलिड फ्यूल विथ क्लीन कुकिंग ऑप्शन, जो वुड से या काउडंग केक से जो गांव में विलेजेस में जो कुकिंग होती थी चूल्हा पे, वो रिप्लेस हो रहा है थ्रू उज्ज्वला स्कीम जहाँ पे फ्री गैस सिलेंडर्स दिए जाते हैं, तो उससे हो रहा है। प्लस एनर्जी इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट, हर जगह पे जो कंटिन्यूअसली आप सुन रहे होंगे कि राजस्थान में लार्जेस्ट सोलर पैनल लगाया गया है, उस हिसाब से जो कंटिन्यूअसली डिप्लॉयमेंट हो रहा है विंड एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स का, वो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इंडिया के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ एनर्जी मिक्स बता रहा है कि ऑल्दो एनर्जी मिक्स जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल यानी कार्बन बेस्ड है वो मिक्स्ड है, मगर फिर भी इंडिया की जो अभी भी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कार्बन इंटेंसिव ही है। मतलब मोर प्रोडक्शन थ्रू बर्निंग ऑफ कोल ही हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन, और क्लीन एनर्जी का जो शेयर है इन प्रोडक्शन वो कंपेरेटिवली अभी भी बहुत कम है इन दी फाइनल डिमांड। नाउ इम्प्रूवमेंट इज एनेबलिंग द, अब ये जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे एनेबल हो रहा है? थ्रू पॉलिटिकल कमिटमेंट, जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, एम्बिशियस रिफॉर्म एजेंडाज, जो आप जो समिट्स होते हैं, जो क्लाइमेट समिट्स होते हैं वहां पे जो वो एम्बिशियस टारगेट्स रखते हैं, उससे जो इंडिया की टारगेट है जिसको पंचामृत कहते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, लाइक इंडिया वांट्स टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पैनल बाय 2026। तो ये जो इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस जो कॉम्पिटिटिव रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप है कि आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करो, जो गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसके थ्रू जो कॉम्पिटिटिव रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो एक रीजन है ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। नाउ नेक्स्ट न्यूज जो आता है वो हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। Now, 22nd Law Commission invited the views of the public and recognized religious organization on the UCC. Now, 22nd Law Commission को बनाया गया कैसे है? By an order of the Law Ministry. ये कोई statutory body नहीं है, ये गवर्नमेंट लॉ मिनिस्ट्री अपने से ही इस कमीशन की फॉर्मेशन करती है। अब यूसीसी क्या होता है? यूसीसी यानी यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा। सिविल यानी जो सिविल लॉज है, क्रिमिनल लॉज जो हो गए वो जो खून चोरी ये सब हो गया क्रिमिनल, और सिविल यानी जो प्रॉपर्टी जो नॉर्मल जो को रिलेशंस हो गया उसके रिलेटेड जो हो गया वो हो गया सिविल, और कोड यानी एक रूल एंड रेगुलेशंस। तो व्हाट इज यूसीसी? द आइडिया ऑफ हैविंग अ कॉमन कोड of personal laws
फॉर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। अब इंडिया में क्या है कि हर रिलीजन का अपना अपना पर्सनल लॉ है। मुस्लिम में पॉलीगामी अलाउड है, हिंदूज में पॉलीगामी अलाउड नहीं है, हिंदू के अपने सक्सेशन एक्ट्स हैं, मुस्लिम के पर्सनल लॉ के हिसाब से उनकी मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से उनके सारे सिविल लॉज को डिफाइन किया जाता है या उसको जज किया जाता है। तो क्या क्या है पर्सनल लॉज इंक्लूड मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, मैरिज, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, एलिमनी। और करेंटली इंडियाज पर्सनल लॉ इज फेयरली कॉम्प्लेक्स, मतलब हर रिलीजन का अलग अलग है तो वो काफी कॉम्प्लेक्स है। सो आइडिया क्या है, तो इसीलिए जो है कि एक फॉर्म द शेप ऑफ कॉमन सिविल कोड हो, ताकि एक यूनैनिमिटी हो हर रिलीजन में कि सिविल लॉज के अगेंस्ट में, और जिसके बारे में इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी जिक्र करता है, जो हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 44 के तहत जो डीपीएसपी है। नाउ पार्ट 4 जो हमारा डीपीएसपी है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉट एनफोर्सिबल। नॉट एनफोर्सिबल का मतलब ये हो गया कि इस आर्टिकल में या इस पार्ट में जो भी लिखे हुए हैं वो चीजें अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते हो कि गवर्नमेंट मुझे ये चीजें नहीं दे रही है, राइट। सो इट इज नॉन एनफोर्सिबल। जबकि अगर आप पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर उसके लिए मांग सकते हो कि मुझे मेरे राइट से मुझे वंचित किया जा रहा है। सो दे आर इन्फोर्सिबल, वेयर एज पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है दे आर नॉट इन्फोर्सिबल। और सपोज टू, और इसका काम क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है गवर्नमेंट के लिए कि आपको जो आगे फ्यूचर में जो भी पॉलिसीज या जो भी लॉज बनाने हैं वो इस प्रिंसिपल्स के बेस में ही फोकस करके बनानी चाहिए। और उसके अंदर डीपीएसपी में जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 है इसमें क्या बोल रहा है, द स्टेट शुड एंडेवर टू सिक्योर सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब होल ऑफ इंडिया में स्टेट शुड, जो मतलब गवर्नमेंट है, इट शुड सिक्योर, मतलब वो उसकी तरफ काम करना चाहिए कि वो हर सिटीजन को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड दे जो पूरी कंट्री में लागू हो। अभी रिसेंटली जब पीएम मोदी भोपाल में थे तब वो एक बूथ लेवल वर्कर्स के मीटिंग को जब वो संबोधित कर रहे थे तो वो उन्होंने इस बात पे एम्फेसिस किया था, और तब से ये काफी न्यूज में आ गया कि क्या गवर्नमेंट फ्यूचर पार्लियामेंट सेशंस में यूसीसी लाना चाह रही है या नहीं। So emphasis that the UCC was an idea mooted by the makers in the constitution. So constitution assembly में या constitution में ही article 44 के तहत ये बोला गया है कि government should do this. अब प्रीवियस लॉ कमीशन इसके बारे में क्या बोलता है, व्हाट हैव द प्रीवियस लॉ कमीशन सेड। 2016 में लॉ मिनिस्ट्री ने जो लॉ कमीशन बनाया था उसमें जो द 21st लॉ कमीशन थी उसने क्या बताई थी, उसने क्या किया था, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया था, उन्होंने इंस्टीड एक कंसल्टेशन पेपर को बाहर रखा था जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था कि रिफॉर्मिंग फैमिली लॉज, मतलब उन्होंने हाँ के तरह बोला था कि फैमिली लॉज को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है टू लिमिट द एम्बिग्यूटीज ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप कुछ और हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, मैं कुछ और हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो इन सब चीजों को जो एम्बिग्यूटी है इसको हटाने के लिए the government should come up with the uniform family laws. Now 22nd law commission जो है इसके ऊपर में फिर से दोबारा से डेलिब्रेट फ्रेश सब्जेक्ट को लेकर इसको एक न्यू सब्जेक्ट के हिसाब से फिर से डेलिब्रेट करने की कोशिश कर रही है जो अभी नया 22nd लॉ कमीशन बना है। Even before the UCC was taken up, the Law Commission, it was extensively deliberated by the judiciary from far back 1952. 1952 से ही जुडिशरी जो है वो यूसीसी के पक्ष में हमेशा अपनी आवाज देती रही है। जब भी कोई भी ऐसे सक्सेशन लॉज या सिविल लॉज जो कोर्ट में जाते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं उसके जब वो जजमेंट देते हैं तो हमेशा वो मैक्सिमम टाइम ऐसा रहा है जब वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप काइंडली कम अप विद द यूसीसी। सो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे। जो 1985 में सारा बानू केस था, वहां पे भी उन्होंने सुप्रीम ऐसी अपहेल्ड द राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन टू सीक एलिमनी, जो उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं था, बट उन्होंने बोला था कि हर एक जो डाइवोर्स्ड वुमन है इन द मुस्लिम दे शुड गेट द एलिमनी। इन सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 उन्होंने क्या हुआ था कि
एक आदमी उन्होंने ये कहा था कि जस्ट टू हैव पॉलीगैमी वन कैन नॉट चेंज हिज रिलीजन, अपने रिलीजन को नहीं चेंज कर सकते. सो to benefit Islam to benefit from laws of allow polygamy said that the need for UCC can hardly be doubted. So इसीलिए आपको जो नीड है यूसीसी इस बहुत प्रोमिनेंट है और आपको यूसीसी लाना चाहिए. However, it added, मतलब फिर भी, क्योंकि since it is a very sensitive topic, हर रिलीजन अपने पर्सनल लॉज को काफी स्ट्रांगली अपहोल्ड करना चाहता है, तो since it is a very sensitive topic, इसमें क्या बोल रहा है कि even the Supreme Court, even the court has said that only when the social climate is properly built up by the elite of the society, मतलब आपको जो माहौल है उसको बहुत अच्छी से तैयार करना है यूसीसी के लिए. And the statesmen among the leader who instead of gaining personal mileage rise above and awaken the masses to accept the change. और वो बोल रहे हैं जो एलीट है सोसाइटी के, वो हमेशा अपने जो पर्सनल गेन है उसको पीछे रखकर हम जो नॉर्मल आम जनता है उसको ये यूसीसी के बारे में अवेकन करे, उनको जागरूक करे ताकि वो इसको एक्सेप्ट करे. और जब पीपल जागरूक हो जाए और तब ये इस यूसीसी को गवर्नमेंट को लाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट स्कीम आ जाता है, जो नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है वो पीएम प्रणाम स्कीम है. क्या है पीएम प्रणाम? तो प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एलिमोरेशन ऑफ मदर अर्थ. यानी ये सॉइल की जो गुणवत्ता है उसको, उसकी रिस्टोरेशन, उसके प्रति अवेयरनेस, जागरूकता, जनरेशन यानी जो गुणवत्ता है उसकी अच्छी से ज्यादा गुणवत्ता बढ़े, नरिशमेंट, सॉइल की नरिशमेंट हो, और एलिमिनेशन ऑफ मदर अर्थ मतलब उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए. इसकी अनाउंसमेंट हुई थी इन 2023 के बजट में. अब एम्ड एट इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू यूज ऑल्टरनेटिव नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स. ये अचीव कैसे करेंगे हम सॉइल के प्रोडक्शन का या नरिशमेंट का? तो ये कैसे करेंगे हम, स्टेट्स को गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव देगी टू प्रमोट यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स ऑफ नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गए उसके तरफ. सो यूनियन कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो पार्लियामेंट्री, जो हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब हम लोग जो कैबिनेट कमिटीज पढ़ेंगे उसमें से एक हो जाता है यूनियन कैबिनेट कमिटीज ऑन इकोनॉमिक अफेयर, उसने अप्रूव किया है पीएम प्रणाम स्कीम को. और ऑल्सो उन्होंने क्या क्या अप्रूव किया कैबिनेट कमेटी ने? अप्रूव करंट यूरिया सब्सिडी ऑफ 3 years. नाउ यूरिया सब्सिडी क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि आम जो फार्मर्स हैं वो क्या करती है, मार्केट रेट में जो कंपनीज हैं जो या शॉप्स हैं वहां से यूरिया खरीदती है और वो उनको सब्सिडी देती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत. तो वही बोल रहे हैं कि दे विल कंटिन्यू दिस करंट यूरिया सब्सिडी फॉर 3 years. तो 2023 से ये कंटिन्यू अभी और 3 साल रहेगी. अब अदर डिसीजंस और क्या है? एक तो और हो गया डिसीजन उन्होंने, क्या जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यूरिया गोल्ड. क्या है कि सब्सिडी टू प्रमोट ऑर्गेनिक मैन्योर एंड अ डिसीजन टू डेब्यू सल्फर कोटेड यूरिया. हमने पढ़ा हुआ है कि एक नीम कोटेड यूरिया था और ये नेक्स्ट क्या हो गया, एक सल्फर कोटेड यूरिया. इसका क्या यूज होगा? टू एड्रेस द सल्फर डेफिशिएंसी ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस द यूरिया यूज. मतलब जितना जरूरी है उतना यूरिया की यूज होगा, जो यूरिया की काला बाजारी है वो कमेगा, प्लस जो सल्फर डेफिशिएंसी है सॉइल में उसको ये ओवरकम करेगा. अब इसके लिए जो इंसेंटिव्स हैं वो कैसे काम करेगा? लेट्स से गवर्नमेंट, द स्टेट्स आर यूजिंग 1 million टन्स ऑफ कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स. अब वो जब उसको रिड्यूस करेगी, रिड्यूस इट्स कंजम्पशन, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स रिड्यूस करेगी ऑल्टरनेटिव से, तो इट्स कंजम्पशन बाय एटो मिलियन टन. देन उस वो क्या सेव कर रही है? 3,000 करोड़ रुपया वो सेव कर रही है अगर केमिकल्स फर्टिलाइजर्स से वो नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स में ट्रांजिशन करती है. तो इतना अमाउंट जो वो सेव कर रही है उसका 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देगी. अब नेक्स्ट आ जाते हैं और क्या क्या अंडर द स्कीम और क्या क्या सब्सिडी इसमें मिल रही है. तो अ सब्सिडी ऑफ रुपीज एतो पर टन विल बी प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का एक टाइप हो गया फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर्स,
प्रोड्यूस बाय एज अ बाई प्रोडक्ट फ्रॉम बायोगैस प्लांट्स। ये सब बायोगैस प्लांट में आप जानते होंगे, बायोगैस प्लांट होता है, उसमें स्लरी होता है, उसके बाद उसमें से टनल होता है जिसके थ्रू मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो वो जो बायोगैस प्लांट होता है उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे वो हो जाता है, बहुत यूजफुल होता है एज अ फर्टिलाइजर्स। तो उसके प्रमोशन में अंडर द गोवर्धन स्कीम जो बाई प्रोडक्ट है उसकी जो मार्केटिंग है उसमें भी सब्सिडी दी जाएगी, राइट। सो दिस इज आवर पीएम प्रणाम स्कीम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लिथियम आयन बैटरी। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि जॉन बी गॉर्डन नफ जो जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी में की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने इसको पूरा इसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया था, और उन्हें 2019 में नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री में। इसी कारण से जो ओल्डेस्ट मैन थे टू रिसीव द एक्कोलेड, ही डाइड एट द एज ऑफ 100। अभी उनकी डेथ हुई है। तो उन्होंने क्या काम किया था? ही मेड द बैटरीज कैथोड। बैटरी में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड, उसी को जो उन्होंने था है जो कैथोड है उसको उन्होंने बनाया था मेटल ऑक्साइड और लिथियम से इंस्टेड ऑफ मेटल डाइसल्फाइड। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे जाते हैं, पहले एवोल्यूशन देखते हैं इसका, लिथियम आयन बैटरी का या फिर बैटरी का। एवोल्यूशन क्या था? The first true battery was created in 1800 by Alexandra Volta by using disc of copper and zinc। ये disc of copper and zinc क्या हो गया हमारा? एक कैथोड हो गया, एनोड हो गया, linked with a close soaked salty water। salty water क्यों? इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसमें salty water यानी सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? आयन हो गया, जो फ्री आयंस है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने में मदद करेगी, was able to generate electricity। The first rechargeable battery was invented some 6 decade later, मतलब 60 साल बाद फर्स्ट रिचार्जेबल बैटरी प्रोड्यूस हुआ था। दे वर लीड एसिड बैटरीज प्रोमिनेंटली यूज्ड फॉर पावर कार इग्निशन, जो कार की जो स्टार्टिंग के लिए यूज होती थी, या फिर एक्सेसरीज लाइक लाइट बल्ब्स। अब मगर इसके इश्यूज क्या थे? दे हैव शॉर्ट लाइफ। नाउ अर्ली 70s में विटिंगम जो थे उन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट लिथियम बेस्ड रिचार्जेबल बैटरी। तो लिथियम बेस्ड बैटरी जो थी, जो फर्स्ट थी, वो विथिंगम ने बनाई थी। बट उनका क्या था कि उन्होंने जो था, उन्होंने कैथोड को क्या कर दिया था? टाइटेनियम डाइसल्फाइड से बनाया था, जिसके कारण से क्या हो रही थी? ऑल्दो प्रोड्यूसेस हाई वोल्टेज बना रही थी रूम टेम्परेचर में रिचार्जेबल, मगर कुछ प्रॉब्लम्स क्या थी? आइदर एक्सप्लोड कर जा रही थी या कैच फायर हो जा रहा था। तो टू ओवरकम दिस क्या किया था जॉन ने? जो कैथोड है उसको उन्होंने रिप्लेस किया था टाइटेनियम मेटल ऑक्साइड से। सो वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लिथियम आयन बैटरी क्या है? लिथियम आयन बैटरी इज अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी दैट इज चार्ज एंड डिस्चार्ज बाय लिथियम आयन मूविंग बिटवीन द नेगेटिव एनोड एंड पॉजिटिव कैथोड। यहाँ से पहले जब चार्जिंग होगी तो यहाँ से लिथियम आयन इधर जाएगी, और जब डिस्चार्जिंग होगी तो इधर से इधर आएगी, राइट। सो जनरली बैटरीज दैट आर चार्ज और डिस्चार्ज रिपीटेडली, जो रिचार्ज और डिस्चार्ज होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी बैटरीज। और जो डिस्पोजेबल बैटरीज होती हैं जो हमारे रिमोट में या हमारे वॉच में लगती हैं उसको कहते हैं प्राइमरी बैटरीज। तो फंक्शनिंग एक बार देख लेते हैं लिथियम आयन बैटरीज की। लिथियम आयन बैटरीज पहले चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग हो रही है यानी यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते ही कैथोड, जो ये लिथियम मेटल ऑक्साइड से बना हुआ है यानी लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का है ये कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से फ्री आयन प्रोड्यूस होंगे लिथियम। ये इलेक्ट्रोलाइट इधर से आकर इधर आके एनोड में ये कार्बन या ग्राफाइट से होता है, तो लिथियनेटेड कार्बन हो जाएंगे। अब जब यहाँ पे चार्जिंग हो गया, सारे लिथियम इधर से इधर आ गए, अब हम होगा डिस्चार्ज, यानी यहाँ पे हमने लोड लगाया, अब डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट इधर जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो हमारा लिथियम आयन फ्री हुआ, तो लिथियम अब इधर से इधर आया। तो दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का है, और इसी को हम लोग लिथियम आयन बैटरी कहते हैं, जहाँ पे एनोड हो गया आपका ग्राफाइट का, आपका कैथोड हो गया लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, लिथियम इलेक्ट्रोलाइट हो गया,
आपको प्रोसेस इसका समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, जो टॉपिक है वो है ग्रीडफ्लेशन। Now, recently there has been an increasing consensus in Europe and US that greedflation is the driving the rising cost of living and then just inflation. जो cost of living आपने काफी सुना होगा, यूके में गवर्नमेंट गिरती रही, पहले थेरेसा मे ने रिजाइन किया, अभी ऋषि सुनक है। जो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हाई इन्फ्लेशन का। तो एक कंसेंसस यूएस में बन रहा है कि ये इसके पीछे एक रीजन है ग्रीडफ्लेशन। ग्रीड यानी किसी लोभ, जो बोलता है टुवर्ड्स प्रॉफिट के लिए जो लोभ हो गया, वो हो गया ग्रीड। तो ग्रीड के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको बोलेंगे ग्रीडफ्लेशन। तो रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर कॉर्पोरेट्स ग्रीड ड्राइव इन्फ्लेशन। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो प्रॉफिट के लिए जो उनकी ग्रीड है, उस वो क्या कर रही है, इन्फ्लेशन को ड्राइव कर रही है। सो रैदर देन वेज प्राइस स्पाइरल, मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, किसी भी चीज की कॉस्ट बढ़ रही है, तो क्या करेगा, वेज मांगने के लिए हम लोग जाएंगे, या जो काम कर रहा है किसी भी फैक्ट्री में, दे विल आस्क फॉर हायर वेजेस। तो हायर वेज के कारण क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इससे जो प्राइस राइज होता है वो एक अलग वो रीजन हो गया। बट यहाँ पे वो रीजन नहीं बोल रहा है। ग्रीडफ्लेशन में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल, यानी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है कंपनियों द्वारा, उसको बोलेंगे हम ग्रीडफ्लेशन। और वो क्या कर रही है, हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर रही है। अब इंडिया में भी बोला जा रहा है कि देयर हैज बीन नेट प्रॉफिट सर्ज ऑफ 2.9 ट्रिलियन, जिसके पीछे का रीजन सिंपल भी, वो भी यही बोल रहे हैं कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्रीडफ्लेशन इवन इन इंडिया। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं with respect to inflation. तो inflation क्या हो गया, inflation is a sustained rate at which general price level rises, मतलब एक रेट से प्राइस लेवल बढ़ ही जा रहा है किसी भी चीज का, जो सस्टेन्ड है उसको बोलेंगे हम इन्फ्लेशन। किसी भी चीज की जो कॉस्ट प्राइसेस है वो बढ़ी जा रही है। अब डिसइन्फ्लेशन कर रहा है, refers to the trend when the inflation rate decelerate, मतलब पहले जितने जो जल्दी या जितना ज्यादा रेट से जो चीजों के दाम बढ़ रहे थे वो कम हो रहा है या स्लो हो रहा है, उसको बोलेंगे हम डिस इन्फ्लेशन। काफी इंपॉर्टेंट होता जाता है ये डिसइन्फ्लेशन, और डिफ्लेशन में काफी कंफ्यूजन भी होता है। अब डिफ्लेशन क्या हो गया, ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पे चीजों की कॉस्ट बढ़ेंगे नहीं, rather चीजों के जो कॉस्ट है वो कमेंगे। सो कंटिन्यूअसली कमता रहेगा, एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। जब लोगों के हाथों में फ्री या लिक्विडिटी कम रहेगी, लोगों के हाथों में पैसे कम होंगे, तो वो चीजें कम खरीदेंगे। तो जब चीजें कम खरीदेंगे तो डिमांड कम रहेगा, डिमांड कम होगा तो चीजों के दाम कमेंगे, तो उसको बोलेंगे हम डिफ्लेशन। और रीफ्लेशन क्या है, अब डिफ्लेशन से जो हम फिर से वापस एक नॉर्मल पोजीशन पे जा रहे हैं उसको बोलेंगे रिफ्लेशन। तो आप हम अगर कर्व बनाते हैं तो क्या बनेगा, ये डिफ्लेशन, ऊपर ये हो गया रिफ्लेशन, यहाँ पे आ गया फिर इन्फ्लेशन, और ये इन्फ्लेशन स्लो होगा तो हो जाएगा डिस इन्फ्लेशन, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली गिव सजेशंस, क्या प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट बता सकते हैं। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। अगर आप लोग, मेरे को वीडियोस में व्यू तो मिल रहे हैं बट सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, तो काइंडली इफ यू फील गुड, अगर आपको लग रहा है ये यूजफुल है, तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।